गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स में। आज है 18 जून। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, यह किस दिन मनाया जाता है? आपको आंसर करना है यहाँ देखकर इन ऑप्शंस में। बताइए। इसका सही उत्तर होगा यह कल मनाया गया 17 जून को। व्याख्या देखते हैं। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। अब की बार की थीम देखते हैं क्या थे विषय। रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, हम स्वस्थ भूमि के साथ बेहतर निर्माण करते हैं। 2021 के इस दिवस की जो है विषय थी, थीम था। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कठिनाई के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस घोषित किया 1994 में। देखते हैं अगला प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट ने निम्नलिखित में से किसे अपना अध्यक्ष नामित किया? इनमें से बताना है हमें किसे अध्यक्ष नामित किया। इसका सही उत्तर होगा डी, सत्या नडेला को, जो कि इसके सीईओ भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया। उन्होंने 2014 में स्टीव बाल्मर के साथ सॉफ्टवेयर दिग्गज के सीईओ के रूप में पदभार संभाला था। उन्हें 1975 में स्थापित कंपनी में नई ऊर्जा लाने के श्रेय भी दिया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट 1975 में स्थापित हुई थी। कंपनी के पूर्व अध्यक्ष कौन? जॉन थॉमसन को एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो हमें नाम याद रखना है सत्या नडेला, भारतीय मूल के। अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइवा टेक, कौन सा? वाइवा टेक का 5वां संस्करण संबोधित किया। हमें बताना है किस शहर में हुआ। ब्रसल्स, एम्स्टर्डम, पेरिस या कॉर्नवाल। इसका सही उत्तर होगा सी, यह हुआ पेरिस में। देखते हैं व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइवा टेक के 5वें संस्करण को वस्तुतः संबोधित किया। वाइवा टेक यूरोप के सबसे बड़े क्या है, यह डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो 2016 में से हर साल पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी को वाइवा टेक 2021 में मुख्य भाषण देने के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और इसका आयोजन 16 से 19 जून तक पेरिस में किया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया को 5 स्तंभ के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। कौन से 5 स्तंभ? प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है वह 3 दिवस के वर्चुअल आभासी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? किसकी? कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज़। बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, आईआईटी मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे 3 दिवसीय वर्चुअल ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों का सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन 2021 में भारत के 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य क्या है? सामान्य रूप से और विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ाना। इस अब की बार का विषय क्या था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इसका विषय था। अगला प्रश्न। एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, और भारत सरकार के बीच किस राज्य में परिवहन कनेक्टिविटी को सुधार के लिए 484 मिलियन ऋण के पर हस्ताक्षर हुए? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, तमिलनाडु। एशिया डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर, जिसे CKIC भी बोलते हैं, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए 484 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए,
जो CKIC है, ये चेन्नई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है जो कि पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न, सिपरी संस्थान। सिपरी संस्थान ने सिपरी ईयरबुक 2021 जारी की। यह संस्थान किस देश से संबंधित है, हमें यह बताना है। सिपरी, इसका सही उत्तर होगा बी, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिपरी ईयरबुक 2021 जारी की। रिपोर्ट में हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आंकलन किया गया है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि यह रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो यह हथियार और निरस्त्रीकरण यानी परमाणु हथियारों से संबंधित है। इस पुस्तक के अनुसार भारत के पास 2021 की शुरुआत में कितने हैं, 156 परमाणु हथियार हैं। पिछले साल 150 थे। पाकिस्तान के पास पिछले साल 160 थे, अब 165 हैं। और चीन के पास 2020 में 320 थे, 2021 में बढ़कर 350 हो गए हैं। इस पुस्तक के अनुसार 9 राज्यों के पास परमाणु हथियार हैं। कौन कौन से, US, रूस, UK, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। और इनके पास कुल मिलाकर 13,080 परमाणु हथियार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए O2 फॉर इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। O2 फॉर इंडिया प्रोजेक्ट, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, भारत ने। भारत सरकार ने महामारी की और लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए आने वाली लहरों के वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यकाल की पहल प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया का उद्देश्य मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने का काम करने वाले हितधारकों की मदद करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नामक कार्यक्रम शुरू हुआ, किस स्टेट में, बताइए। इनका सही उत्तर होगा ए, तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन TM, जिसे TM बोलते हैं, TM के हिस्से के रूप में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेव अप नामक एक त्वरित कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम जो जुलाई में अपना पहला समूह शुरू करेगा, तेलंगाना और हैदराबाद को AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने की दिशा में एक कदम है। तेलंगाना और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी। लोक लेखा समिति PSC के बारे में सही कथन हमें चुनना है। हाल ही में न्यूज़ में थी। PSC का गठन हर साल 22 से न अधिक, नोट मोर देन, इंग्लिश में होता है नोट मोर देन 22, यानी 22 से अधिक नहीं होने चाहिए सदस्यों की ताकत के साथ किया जाता है, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। जी हाँ, पहली स्टेटमेंट सही है। अगली स्टेटमेंट, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, हमारी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। न्यूज़ में क्यों थी, संसद की लोक लेखा समिति ने अगले वर्ष के लिए अपना एजेंडा तैयार किया है हाल ही में, क्योंकि आम सहमति नहीं बन सकी, इसलिए इस वर्ष के लिए PSC के एजेंडे में से एक सब्जेक्ट को बाहर कर दिया, वैक्सीन उत्पादन और वितरण के विषय को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सहमति नहीं बनी। तो जी हाँ, अब की बार वैक्सीन उत्पादन और वितरण पर संसद में जो है वह बहस नहीं होगी। सरकार ने अपना रास्ता साफ कर लिया। पैनल के नियम के अनुसार किसी भी विषय पर तब तक विचार विमर्श नहीं किया जा सकता जब तक सभी सदस्यों की सहमति ना हो। अजीब रूल है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 1967 से समिति के अध्यक्ष का चयन विपक्ष से किया जा रहा है। अगला प्रश्न, 8वां आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस हाल ही में आयोजित की गई। इसकी मेज़बानी बतानी है हमें, किस देश ने की। ADMM की फुल फॉर्म है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग।
बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, ब्रुनोई ने। देखिए व्याख्या, 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ हाल ही में आयोजित की गई। इसकी मेजबानी किसने की? ब्रुनई ने, क्योंकि यह इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष भी है। ADMM+ आसियान और उसके 8 संवाद भागीदार के लिए इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता, विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच है। आसियान देश तो हैं ही, आसियान देश तो हैं ही, साथ में 8 और देश हैं। हम देखते हैं ये 8 संवाद भागीदार कौन है। 8 संवाद भागीदार जो हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया यानी साउथ कोरिया, रूस और अमेरिका। ये हैं 8 संवाद भागीदार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय डीप ओशन मिशन परियोजना लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा? डीप ओशन मिशन हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया। बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। केंद्र मंत्रिमंडल ने लंबे समय से लंबित डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी। मिशन में लगभग 35 साल पहले इसरो द्वारा शुरू किए गए अंतरिक्ष अन्वेषण के समान गहरे समुद्र का पता लगाया जाएगा। जैसे इसरो अंतरिक्ष का पता लगाती है, वैसे ही डीप ओशन मिशन में समुद्र का पता लगाया जाएगा। मिशन को फोकस कहाँ? गहरे समुद्र में खनन, समुद्री जलवायु परिवर्तन सेवाएं, पानी के नीचे के वाहनों और पानी के भीतर रोबोटिक्स से संबंधित प्रौद्योगिकी पर होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है इसके नोडल मंत्रालय होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर क्या नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की हस्ताक्षर हुए? बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा बी, लोथल। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय ने लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जो NMHC है कि अनूठी विशेषता क्या होगी? ये लोथल शहर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जो कि 2400 ईस्वी पूर्व प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। बंदरगाह यहीं पर थी, लोथल शहर। देखिए ये है लोथल शहर गुजरात में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? हमें बताना है नहीं है इनमें से। बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, तुलु। जी हाँ, 8वीं अनुसूची में ये सभी भाषाएं शामिल है। आप बताइए कितनी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, कमेंट करके। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य तेल की स्थिति पर सही कथन हमें चुनना है। खाद्य तेल हाल ही में बहुत ही न्यूज़ में था। भारत सबसे बड़ा खाद्य तेल का आयातक है। दूसरी स्टेटमेंट, भारत में आधे से अधिक खाद्य तेल का आयात किया जाता है, आधे से अधिक। अगली स्टेटमेंट, यह सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तु है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही उत्तर होगा बी, केवल हमारी पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है। सबसे ज़्यादा आयातित नहीं की जाती है वस्तु। कौन सी की जाती है देखते हैं। भारत शीर्ष खाद्य तेल आयातक है। भारत आयातित वेजी ऑयल पर सालाना औसत कितने 8.25 से 10 बिलियन डॉलर खर्च करता है। कच्चे तेल और सोने के बाद वनस्पति तेल जो है वह तीसरा सबसे बड़ा आयातित वस्तु है। यानी कच्चा तेल पहले नंबर पर और सोना दूसरे पर, वनस्पति तेल तीसरे पर। भारत का वनस्पति तेल आयात केवल 2 दशकों पहले 40 लाख था, जो आज बढ़कर 1.5 करोड़ टन हो गया है। और 2030 में यानी 10 साल बाद 20 मिलियन यानी 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। कारण क्या है? उच्च आय के साथ बढ़ती आबादी और कैलोरी से भरपूर करी और तले हुए भोजन के स्वाद के इसके कारण है। घरेलू तिलहन उत्पाद मांग के साथ तालमेल खाने में विफल रहा, क्योंकि किसान जो है वो चावल और गेहूं उगाना पसंद करता है, जिसकी कीमत सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। यानी तिलहन उगाने से सही चावल और गेहूं उगाता है हमारा किसान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है? बताइए। स्पेस स्टेशन। इसका सही उत्तर होगा डी,
तियांगोंग जो है वो चीन का स्पेस स्टेशन है अपना। तियांगोंग का अर्थ है स्वर्गीय स्थान, हेवनली स्पेस। इसे वर्ष 2022 में अपना परिचालन शुरू करना है। अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए अभी भी कई मॉड्यूल और लॉन्च असेंबल किए जाने हैं। चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का जीवन काल होगा 15 वर्ष, वजन होगा 90 टन के आसपास। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का आकार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS नासा वाले का इससे 1/4 होगा, यानी ISS से 1/4 साइज होगा तियांगोंग का। दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।